विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे नाम लेते ही ख्याल आता है दिमाग में बैंक जालसाजी का। बैंक जालसाजी में भारत में जिस कदर ये धोखाधड़ियां बढ़ी हैं, जालसाज नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। ये सुनने में न केवल हैरत अंगेज है, बल्कि ये कहें कि असल चुनाव तो देश और देश की जनता दोनों को लग रहा है। हालांकि पहले और अब अपनाए जाने वाले इन हथकंडों के तौर तरीकों में बहुत फर्क आया है। बदलते जमाने और बैंकों की बदलती कामकाज प्रणाली के साथ हथकंडेबाजों ने भी राम नाम जपना पराया माल अपना की कहावत चरितार्थ करते हुए अपनी चालबाजियों के तरीके भी बदल दिए हैं। इनके खिलाफ कारगर कदम न उठाने के चलते कभी कभी बैंक खाता धारकों को शक होने लगता है। हर वक्त डर सताता रहता है कि कहीं कोई एक दिन उनकी पसीने की कमाई न लेवड़े और वे मुंह ताकते न रह जाएं। आज हम इसी मसले के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आमने सामने। और हम आगे बढ़े उससे पहले वही रिक्वेस्ट कि आपने अगर पहली बार देखा है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट। आप इस चीज से रिलेटेड आपको भी कभी किसी तरह की धोखेबाजी आपकी या किसी और आपके नॉन में किसी को हुई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। हम मशहूर ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किन्स की पुस्तक इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस में भारत के बैंक घोटाले के बारे में कही गई पते की बात से चर्चा की शुरुआत करते हैं, जो आज से तकरीबन 108 साल पहले यानी 1913 में लिखी गई थी। उन्होंने कहा था, बैंक घोटाले की दृष्टि से भारत एक बेहद जोखिम भरा देश है, इसलिए बैंकों को हर संभव सुरक्षा से संचालित किया जाना चाहिए। उनकी ये चेतावनी बार बार सच साबित हुई है, क्योंकि अब तक न केवल अनेक धोखेबाज कर्ज लेकर विदेश भाग गए या लापता हैं या फिर कर्ज नहीं चुका रहे हैं। विभिन्न हथकंडों का सहारा लेकर धोखेबाज व्यक्ति और कंपनियां सरकारी और प्राइवेट दोनों प्रकार के बैंकों की अरबों की राशि हड़प चुके हैं। सन 2018 के एक विश्वसनीय आंकड़े के मुताबिक देश के सरकारी बैंकों को घोटाले की वजह से 22,743 करोड़ रुपए का चूना लगा है। कुछ समय पहले पंजाब नेशनल बैंक, यस बैंक और पीएमसी बैंक घोटालों की कटु यादें जख्म कुरेदने को काफी हैं। धोखेबाजों की गिरफ्तारियों की संख्या ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर लगती है। सीधा मतलब ये है कि भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों की अपार धनराशि लूटने से बचाने के बारे में कारगर कदम नहीं उठा पाए हैं और खामियाजा भुगत रहे हैं बैंक और जनता इस मायने में कि जब सरकारी बैंकों में घोटाले हुए तो सरकार ने उन्हें विशाल पूंजी दी जो जनता के टैक्स का ही पैसा था। लेकिन ये धोखाधड़ियां यानी घोटाले किए जाते हैं कैसे, हम इस पर ही बात कर रहे हैं। तो ये इस कार्यक्रम में कुल हम 11 प्रमुख पुराने और नए हथकंडों का जिक्र करेंगे जिनके जरिए बैंकों से धोखाधड़ी की जाती है। पहला हथकंडा, जाली डिमांड ड्राफ्ट या चेक बुक छपवाकर या चेक चुराकर बैंकों से धनराशि निकाल लेना। इसमें बैंक के अंदर खाने के विभीषणों की भी साठ-गांठ होती है, पर बैंकों ने ड्राफ्ट और चेक बुक संबंधी नियम बदल दिए जिससे इस पर अंकुश लगा है। दूसरा, बिल डिस्काउंटिंग संबंधी धोखाधड़ी बैंक का भरोसा जीतने के लिए की जाती है। ग्राहक व्यक्ति कंपनी के प्रतिनिधि का ढोंग रचता है और अपने ग्राहकों से बैंक में नियमित भुगतान करवाता है। भरोसा पाने के बाद धोखेबाज बैंक से बिल डिस्काउंटिंग का अनुरोध करता है और बैंक उसका रिपोर्ट देखकर राजी भी हो जाता है। पर इस आड़ में धोखेबाज बाद में बैंक से अपफ्रंट की बड़ी राशि पाने की जुगत भिड़ाता है और धोखेबाज व्यक्ति या कंपनी अंततः गायब हो जाता है। पर अब बिल डिस्काउंटिंग का चलन बंद कर दिया गया है। तीसरा, भारत में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें चेक या चेक बुक चुरा ली गई और उसका दुरुपयोग किया गया। कुछ लोग चेक पर अग्रिम रूप से हस्ताक्षर करके रखते हैं, जिससे अपराधियों को अवैध ढंग से धनराशि निकालने का मौका हाथ लग जाता है। इसलिए चेक बुक धारक हो जाएं सावधान, नहीं तो भुगतेंगे ही नुकसान। चौथा, कई जालसाजों ने अपनी क्रेडिट हिस्ट्री छिपाकर अनेकों बैंकों से बड़े लोन लिए जिन्हें नहीं चुकाया।
बैंक इन लोगों को ब्लैकलिस्ट में डालते हैं, पर ऐसे व्यक्ति अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम दूसरे पते लिख करके ऋण ले लेते हैं, उसे नहीं चुकाते हैं। इससे अन्य बैंकों को इन जालसाजों का पता सही तरीके से नहीं चल पाता है। पांचवा, कंपनियों द्वारा अपनी बिक्री और आय बढ़ा चढ़ाकर और मुनाफे में होने की स्थिति दर्शाकर बैंकों से लोन लेना, पर बाद में घाटा दर्शाकर चुकाने से हाथ खड़े कर देना। जैसे विदेशी बिजली कंपनी एनरॉन और ओकेला ने ऐसा ही छल किया और विशाल धनराशि के लोन लिए और फिर घाटे की बात कहकर कारोबार बंद कर दिए। ये दोनों कंपनियां विदेशी हैं, पर भूषण स्टील जैसी कुछ भारतीय कंपनियों ने भी ऐसा ही किया है। छठा, अनेक धोखेबाज व्यक्ति या कंपनियां नाम पता गिरवी रखी जायदाद के कागजात और व्यवसाय में लाभ के कागजात में हेराफेरी कर उनके आधार पर बैंकों से ऋण पाने में सफल हो जाते हैं और फिर हो जाते हैं चंपत। ऐसे में बैंक फंस जाता है और लंबे समय तक ऋण की अदायगी न होने पर उसे बट्टे खाते में डालने या अनर्जक परिसंपत्ति में रखने को विवश हो जाता है। रिटायर्ड बैंक अधिकारी प्रेमचंद कोड़िया बताते हैं कि इन मामलों में जालसाज खुद साजिश रचते हैं, पर कुछ मामलों में बैंक कर्मियों की मिलीभगत भी पाई गई। ऐसी धोखाधड़ियों की राशि अरबों रुपए में है। बैंकों में आधार कार्ड और पैन नंबर मांगने से इन पर थोड़ी लगाम लगी है, फिर भी इन्हें पूरी तरह भी रोका नहीं जा सका है। जब ऐसे व्यक्ति पकड़े जाते हैं तो सिर्फ उन्हीं लोगों पर ठोस कार्रवाई मुमकिन है जिनके नाम कोई वैध संपत्ति है। सातवां, भारत में कुछ व्यक्तियों ने बकायदा गिरोह बनाकर जाली नाम और पता देकर बैंकों से कर्ज लिए और बाद में चंपत हो गए। ऐसे गिरोह बैंक खाता खोलने की खामियों का बेजा फायदा उठाते हैं। इन्हें पकड़ना मुश्किल होता है क्योंकि बैंक अपने कारोबार पर ध्यान दे या इन धोखेबाजों से निपटे। पुलिस रिपोर्ट के बावजूद उनसे वसूली नहीं हो पाती क्योंकि उनके नाम वैध जायदाद नहीं होती। आठवां, कई कंपनियों और व्यक्तियों ने कर्ज लेने के लिए राजनीतिक दबाव डलवाया, जिसके आगे बैंक प्रबंधक झुक जाता है। ऐसे शातिर लोगों का ऊंचा राजनीतिक रसूख होता है जिसके बूते कर्ज वसूली की कार्रवाई को रुकवा दिया जाता है। विजय माल्या की किंगफिशर कंपनी पर राजनीतिक दबाव से कर्ज लेने का आरोप है और माल्या महोदय विदेश में भारत सरकार की कार्रवाई के खिलाफ केस लड़ रहे हैं, पर पराई दौलत पर उनकी मौज मस्ती बदस्तूर जारी है। माल्या की संपत्ति की नीलामी से आंशिक वसूली जरूर हुई है, पर अभी भी बड़ी सारी रकम अटकी पड़ी है। इससे बैंक से कर्ज लेने के इच्छुक अन्य पात्र व्यक्ति भी वंचित हो जाते हैं कई बार। नवा, सीबीआई के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कई बैंक शाखा प्रबंधकों को कर्ज की मंजूरी में रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ा है। जरूरतमंद ग्राहक इनकी मांग मानने को विवश होता है। कई बैंक प्रबंधक पर्याप्त सबूतों के अभाव में सजा से बच जाते हैं। अनेक बैंक शाखा प्रबंधक ओवरड्राफ्ट सुविधा लेने या उसकी सीमा बढ़ाने के लिए भी रिश्वत लेते हैं। 10वां, बिचौलिया कंपनियां बैंकों से बड़े कारपोरेट कर्ज की मंजूरी में रिश्वतखोरी की व्यवस्था का हथकंडा अपनाने में सक्रिय है। सीबीआई ने 2010 में कुछ बैंकों के एग्जीक्यूटिव और मनी मैटर्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के प्रतिनिधियों को गिरफ्तार किया था। मनी मैटर्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड बैंकों और उधारकर्ताओं के बीच दलाली कर रिश्वत के एवज में ऋणों को मंजूरी दिलाने का काम करती थी, लेकिन इन भ्रष्ट तरीकों के खात्मे के लिए सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती, क्योंकि इनके खिलाफ कड़े कानून कायदे नहीं बनाए गए हैं। 11वां, जब से कंप्यूटरीकरण हुआ है तब से साइबर अपराधों के जरिए बैंक घोटालों की संख्या बेतहाशा बढ़ी है। बैंक खातों की हैकिंग, चालाकी से एटीएम, डेबिट कार्ड के पासवर्ड का पता लगाकर किए गए घोटाले इस श्रेणी में आते हैं। साइबर अपराधों में संबंधित साक्ष्य अमूर्त होते हैं, यानी जालसाजों की निशानदेही बहुत कठिन होती है। घोटालेबाज इन खामियों की आड़ में बैंक की धनराशि हड़पते रहते हैं। साइबर अपराधों में साक्ष्यों को मिटाया, तोड़ा, मरोड़ा और छिपाया जा सकता है। इन घोटालों में बैंक कर्मियों की साठगांठ भी पाई गई। जाहिर है
धूर्त लोग या कंपनियां बैंकों की राशि पर हाथ साफ करने के लिए कई प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। यानी जाहिर सी बात है कि शॉर्टकट अपनाकर हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन नतीजे बहुत खराब होते हैं। नतीजतन बैंकों का घाटा बहुत बड़ा है और ये एनपीए या अनर्जित परिसंपत्तियों की बेतहाशा बढ़ोतरी का मुख्य कारण है। रिटायर्ड बैंक अधिकारी डीआर परमार का कहना है कि जब तक बैंकिंग प्रणाली में आवश्यक और ठोस सुधार नहीं किए जाते, तब तक इन्हें रोकना कठिन है। न केवल मजबूत निगरानी तंत्र बल्कि दोषियों को कड़ा दंड देने का प्रावधान अत्यंत आवश्यक है। ये कार्य जितना शीघ्र किया जाए, जितना जल्दी किया जाए, उतना ही अच्छा है, वरना बैंक और उसके ग्राहकों की सरदर्दी और हानि दोनों ही बढ़ेंगे। आज बस इतना ही। इस कार्यक्रम के पटकथा लेखक है दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार श्रीपाल जैन। अगले भाग में हम चर्चा करने वाले हैं साइबर अपराधों के जरिए बैंक घोटाले कैसे होते हैं। इसकी प्रतीक्षा कीजिए और अगली जो वीडियो आएगी वो आप तक जल्द पहुंच जाए, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसे सबसे पहले देख पाएं। और साथ में बेल आइकन देख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि काफी हद तक लोग इन चीजों से बचे रहें। और अगली जो वीडियो हमारी आने वाली है उस पर हमारी टीम रिसर्च करने में जुटी हुई है और जल्दी ही इस सब्जेक्ट पर भी कार्यक्रम आने वाला है। तो देखते रहिए दर्पण टीवी। दीजिए इजाजत। जय हिंद।